तो हाय एवरीवन, दिस इज शिवांश एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन ऑप्टम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिवेट का अगला एपिसोड। ऑलरेडी 11 पार्ट्स आ चुके हैं इस वीडियो में, जिसमें हमने जेएस से स्टार्ट कर दिया है और बेसिक वेरिएबल डेटा टाइप जेएस क्या होता है ये सारा चीज हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेटर, कंडीशनल्स और लूप्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ेंगे अब धीरे धीरे। और विद इन 10 days वी विल ट्राई टू रैप दिस थिंग्स कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है एंड ऑल। और ऑलरेडी मैं बताना चाहूंगा, हमारी साइट जो है ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, thesivansvasu.com। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तुम्हें यहाँ पे शीट के लिंक्स मिल जाएंगे, फुल स्टैक और सिस्टम डिजाइन का कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है। इन दोनों शीट के लिंक यहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। ये लिंक खुल जाएगी जिसमें आप ट्रैक कर सकते हो हर एक चीज। ठीक है, जैसे जैसे टिक लगाते जाओगे ये ट्रैकर बढ़ता जाएगा। बढ़िया। अब ऑपरेटर्स का बात हम करते हैं, कंडीशनल लूप्स का बात करते हैं। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं इस सीरीज में, आप जाके देख सकते हो। HTML CSS लगभग कंप्लीट हो गया है। हमने एक प्रोजेक्ट भी बना लिया है पोर्टफोलियो का, होस्ट भी करना सिखाया था मैंने फ्री में। और जावास्क्रिप्ट के बारे में बेसिक चीजें हमने डेटा टाइप नीड्स वगैरह डिस्कस कर ली थी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, बताया मैंने ऑलरेडी, ऑपरेटर्स और कंडीशनल्स और लूप्स। सो जावास्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है और इसमें ये सारी चीजें लाइक बहुत पॉपुलरली यूज होती हैं। हर एक जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे आगे चल के, मॉन्स्टैक सीखोगे, उसमें लूप्स, ऑपरेटर, कंडीशनल्स ये सब बहुत लाइक बहुत ज्यादा यूज होंगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली और सारा चीज समझते हुए चलना। उससे पहले मैंने क्या किया है, AI वही जीपीटी का यूज करके मैंने एक ये पूरा का पूरा एक HTML पेज बनवा लिया है। और सारा का सारा लाइक एक कंडीशनल भी, मतलब सॉरी, जावास्क्रिप्ट का भी पूरा ये हमारा ऑपरेटर, कंडीशनल और लूप्स का एक लाइक हेल्प वाला पेज बना लिया है कि आप देख पाओ। ये सारा चीज आप चला के देख सकते हो। ठीक है, उसको चलाने के लिए या तो आप डायरेक्टली VS कोड में चलाओ, अपने ब्राउजर के कंसोल में जाके देख लो, या फिर जो मैंने ये पेज बनाया ना HTML का, इसमें आपको एक बेसिक आइडिया भी लग जाएगा। और इसके कंसोल में जाके आप इंस्पेक्ट में जाना, कंसोल में जाओगे आप, कंसोल में आप जाके यहाँ पे सारी चीजें चला भी सकते हो जैसे भी आपको मन करे। और उसके साथ चलाने के लिए आपको एक बहुत ही पॉपुलर टूल है, लाइक गूगल पे जाके लिखोगे जेएस कंपाइलर ऑनलाइन, ये जेएस कंपाइलर ऑनलाइन आ जाएगा आपके पास। और आप यहाँ पे पूरा का पूरा जेएस कोड डायरेक्टली लिख के चला सकते हो। आपको VS कोड नहीं खोलना, आपको ब्राउजर नहीं खोलना, केवल ब्राउजर खोलो, इसमें आप कोड लिख के चला सकते हो। तो थोड़ा इसको भी आज ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा चलता है। ठीक है, चलो अभी के लिए ये शीट का काम नहीं है, साइट को आप जाके देखना, इस पे बहुत सी चीजें और भी हैं। पूरा यूट्यूब का वीडियो वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो जाके, ब्लॉग्स हैं हमारे, कम्युनिटी के सारे लिंक्स हैं। आप पूरा का पूरा जाके यहाँ पे हर एक चीज एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो इजीली। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं विद दीज थिंग्स कि क्या हम आज पढ़ने वाले हैं। मैं नोट्स खोल लेता हूँ अपने। ऑलरेडी हमने बहुत सी चीजें डिस्कस कर रखी हैं बेसिक्स में कि स्क्रिप्ट क्या होता है एंड ऑल। एक एक करके और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। मैंने बता रखा है, स्क्रिप्ट जब आपको टैग लगाना है कोई भी फाइल तो टाइप देते हैं, और स्क्रिप्ट उसके अंदर जो भी चाहो आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो। ठीक है, अंदर कोई भी जावा स्क्रिप्ट फाइल लिख सकते हो। अगर आपको एक्सटर्नली लगाना है तो स्क्रिप्ट टैग में ही SRC लिख के फाइल का नेम देना होता है और स्क्रिप्ट लिखते हैं। जैसे अभी मैं ये VS कोड का फाइल ही दिखाऊं, तो ये HTML फाइल है। ठीक है, इसके हेड में जाओगे तो यहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ है, इसको टैग को क्लोज करते हैं और बॉडी को क्लोज करते हैं। बॉडी के अंदर ही लिखा है क्या मैंने स्क्रिप्ट को। ठीक है, आ जाओ, इसमें हमारे पास बस देखने वाली चीजें हैं। चलो, अगर आपको स्क्रिप्ट लगाना होता ना, तो हमने first.html में शायद लगाया था स्क्रिप्ट। हाँ देखो, यहाँ पे लगाया था ना स्क्रिप्ट, SRC करके हमने स्क्रिप्ट दे दिया था, और इसे हम डायरेक्टली ये सारा का सारा second.js के जितने भी कोड थे वो हम चला सकते थे आराम से। वैसे ही second.html क्या है, इसमें अभी हमने स्क्रिप्ट यूज नहीं किया है, बस इसको एज आपके रेफरेंस के लिए बना दिया। आप गिटहब से इसका कोड डाउनलोड कर सकते हो, गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ये URL पे जाना, एलिवेट कोड सर्च करना मेरे प्रोफाइल में, और आपको ये पूरा का पूरा फेज 1 फेज 2 की कोड सारे मिल जाएंगे। ये वाली साइट आपको है, आप यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। ये चीज पे हम बाद में आते हैं, पहले एक शॉर्ट रिकैप जो हम ले रहे थे उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ऐसे आप स्क्रिप्ट को एक्सटर्नल जेएस कंप्लीट लाइक लिंक कर सकते हो। इंटरनली लिखना है तो ऐसे लिख दो, एक्सटर्नली लिखना है तो ऐसे लिख दो। आपको सेम फाइल में लिखना है तो ऐसे लिखो, इंटरनली उसे बोलते हैं, और अलग फाइल में लिखना है तो ऐसे लिखो, एक्सटर्नली जिसे हम बोलते हैं। अब टाइम आउट क्या होता है, कोई चीज आप चाहते हो 2 सेकंड बाद हो, तो आप ऐसे सेट टाइम आउट करके, एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि अपने आप कॉल होगा 1 सेकंड बाद। यहाँ मिली सेकंड्स लिखा है, ये नहीं 1000 सेकंड बाद, ये मिली सेकंड्स में 1 सेकंड बाद, जिसके अंदर जो भी लिखोगे, कंसोल लॉग भी लिखोगे, तो 1 सेकंड बाद से चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई काम 10 सेकंड बाद करना है, वेबसाइट के 10 सेकंड बाद आने के बाद कोई पॉपअप दिखाना है, तो ये सारा काम आप इसके अंदर कर सकते हो, टाइम आउट फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन वाली चीजें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। डॉम वाली चीजें भी हमने ऑलरेडी
लाइक बना रखा है प्लान, वो सब बाद में देखते हैं। आउटपुट कैसे दिखाते हो आप? console.log लिख के आउटपुट करा सकते हो। अगर आपको HTML में लिखना है तो document.write ये कर सकते हो। अगर आपको किसी आईडी पे करना है, जैसे मैंने बताया था HTML में आईडी और क्लास होते हैं, तो अगर आपको आईडी को टारगेट करके उसके अंदर का HTML बदलना है तो ये कोड है। डॉक्यूमेंट के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी में अपना जो भी आईडी हो उसका वो नाम दे दो, एग्जैक्ट नेम देना, इनर HTML लिख के और उसको जो भी चाहो चेंज कर सकते हो। document.write अलर्ट से क्या होता है, एक पॉपअप ओपन होके आता है अलर्ट टैग से। जैसे आपने देखा होगा डू यू वांट टू क्लोज दिस विंडो, ये सारा चीज अलर्ट से आता है। कंफर्म से भी सेम आता है, यस और नो का आप इनपुट भी ले सकते हो। प्रॉम्प्ट में क्या होता है, इनपुट डायलॉग, उसमें आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो प्रॉम्प्ट में कि व्हाट इज योर नेम करके एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अभी हम इसको देखते हैं लिख के कोड, अगले वाले में देखेंगे, अगले से एपिसोड में, बट अभी के लिए आप समझ लो। ठीक है, कमेंट्स क्या होते हैं, अगर आप कोई कोड चाहते हो चले ना तो सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैश लगा दो और मल्टी लाइन के लिए स्लैश स्टार और स्टार स्लैश ऐसे करके एंड अप कर दो। डेटा टाइप्स मैंने बता दिए हैं, नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, बूलियन, एरे, अनडिफाइंड और नल। ठीक है, अनडिफाइंड और नल में डिफरेंस अभी हमें जानना रह गया है, बाद में देखते हैं उसे। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स भी जब हम थोड़ा सा उप्स पढ़ेंगे इसमें, वैसे जेएस उप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता, पर जब हम उप्स पढ़ेंगे तो फिर समझेंगे कि क्लासेस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं और सो हल्का हल्का हमने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लिया। वेरिएबल्स का बता दिया मैंने, वैर और लेट और कॉन्स्ट तीन है। कॉन्स्ट वो चीज होती है जो चेंज नहीं होती है वो पूरे प्रोग्राम में, आप चेंज नहीं कर सकते हो कभी भी। पर अगर मान लो लेट या वैर लिया आपने तो चेंज कर सकते हो उसे। वैर हम मोस्ट पॉपुलरली यूज करते हैं, लेट बस ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, तो इसलिए मोस्टली यूज नहीं होता, वैर ही यूज होता है मोस्टली, वैर और कॉन्स्ट। ठीक है, इफ एल्स, ठीक है, ये सारे तो अभी हम आके आराम से देखते हैं। अब देखो ऑपरेटर्स, हमारे आज का टॉपिक क्या क्या था उसका शीट में ऑलरेडी है। ठीक है, पहले तो ऑपरेटर्स है, दूसरा कंडीशनल है और तीसरा लूप है। तो वो सारा कोड जो अभी मैंने स्किप किया वो अभी देखते हैं एक एक करके। सो इसी का रेफरेंस लेते हैं, ये कोड आपको मिल जाएगा, सिंपल सा HTML टैग है। सोचा मैंने एक पेज ही बना देता हूँ जिसमें आपको सारा कुछ सिंपल टेबल है, कॉलम्स है, बूटस्ट्रैप का यूज है और कुछ नहीं। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं विद द ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, सिंपल, प्लस माइनस गुणा भाग जो भी आप करते हो। ए प्लस बी, मान लो ए 10 लिया है, बी 5 लिया है, तो ए प्लस बी करोगे तो 15 आ जाएगा। कैसे, आ जाओ देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक कोड लिया, लेट ए इज इक्वल टू 5, लेट बी इज इक्वल टू 6। अब आपको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी कर दो, ए प्लस बी कर दो। तो ये आपको, अब इसको प्रोग्राम को रन करा मैंने तो ए प्लस बी 11 आ गया। सिंपल सा कोड है, प्लस माइनस जो भी आप यहाँ पे लगाओगे ऑपरेटर वो चीज चेंज होती जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। मॉड्यूलस क्या होता है, रिमाइंडर देता है। जैसे मैं यहाँ पे मॉड्यूलस लगा दूं तो आप देख पाओगे रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, सिंपली 5 ही आ जाएगा, क्योंकि 6 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा। अगर यहाँ पे मैं 7 ले लेता ए की वैल्यू तो अब रिमाइंडर क्या बचता, एक बचता, क्योंकि 6 से एक बार में वो हो जाएगा, तो मॉड्यूलो से मेरा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ये सारा हो गया। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, 2 की पावर जो भी आप लगाना चाहो, मतलब मान लो आप 7 की पावर 6 फाइंड करनी है तो इसका ऐसे वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये सारा हमारा ऑपरेटर हो गया। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारा एक एक चीज से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्लिक्स वगैरह जब हम ट्रैक करते हैं तो ये यूज करते हैं कि कितने क्लिक्स हुए, एक क्लिक्स पे एक इंक्रीमेंट कर दो। सेम उसी तरह है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है, जैसे मैंने ये असाइन किया वैल्यू, ए की वैल्यू असाइन करो 7, सो ये असाइन किया ना मैंने कि ए वाले डिब्बे में 7 डाल दो। ठीक है, मतलब एक्स में 5 डाल दो। ठीक है, ये सारे असाइनमेंट है। प्लस इक्वल टू क्या होगा, एक इसका लिखने का शॉर्ट हैंड है। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 में क्या होगा, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 कर दो, मतलब एक्स की वैल्यू अगर 5 है तो 5 माइनस 2 क्या होगा, 3 होगा, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसको डायरेक्टली लिखने का तरीका ये भी है। सेम वे में आप सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कर सकते हो। सेम कंपैरिजन, अगला चीज है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, डबल इक्वल टू, जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, ए डबल इक्वल टू बी लिखूंगा तो फॉल्स आना चाहिए, ट्रू? आप बताओ। फॉल्स आएगा क्योंकि ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। डबल इक्वल क्या करता है, कंपेयर करता है। दूसरा, ये तीसरा क्या करता है, मतलब अगर आप 3 इक्वल टू लिखोगे तो ये क्या करेगा, आपके डेटा टाइप्स के साथ साथ उसका वैल्यू भी चेक करेगा। सो ये ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, आपके वैल्यूज और डेटा टाइप दोनों चीज को टेस्ट करेगा। क्या चीज करेगा, एक बार इसको देख लेते हैं। इसको स्ट्रिंग बना देते हैं 6 को। ठीक है, अब एक स्ट्रिंग है मेरा और एक हमारा क्या है, अभी तो फॉल्स ही आना चाहिए, फॉल्स आ रहा है। लेकिन अगर मान लो इसकी वैल्यू में मैं 6 कर दूं तो अभी तो देख रहे हो मैथमेटिकली दोनों 6 ही लिखा है, लेकिन एक स्ट्रिंग है और एक इंट है, तो फिर ये क्या आ रहा है, अभी ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे डबल कोड दे दिया है। क्या,
सॉरी यहाँ पे डबल इक्वल टू लिखा है, अभी ये ट्रू आ रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू तो सेम ही है ना, पर अगर मैंने 3 लगा दिया तो क्या होगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि इसमें हम स्ट्रिंग डाल रहे हैं और इसमें हम इंट डाल रहे हैं, ठीक है। सो डबल और ट्रिपल का ये डिफरेंस हुआ। सेम वेज में नॉट इक्वल टू भी जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन आप जानते हो, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ये सारा चीज तो लाइक ऑब्वियस है। अब ट्रू और फॉल्स आता है, जैसे मान लो 2 कंडीशन लगानी है और दोनों ट्रू हो, जैसे मान लो सिंपल है नॉर ऑपरेटर, मान लो एक ट्रू है ए और बी क्या है, फॉल्स ले लिया मैंने, फॉल्स। अब ए इज इक्वल टू बी क्या है, मतलब ए एंड बी लिखते हैं ना हम, ये देखो। तो दो चीज अगर है, एक हमारा ट्रू है और एक हमारा फॉल्स है, ये क्यों आ रहा है, ट्रू इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ठीक है, ट्रू ऐसे लिखते हैं क्या, हाँ ठीक है, ट्रू और फॉल्स स्मॉल में लिख दिया। अब मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो अभी फॉल्स आया क्योंकि दो एंड कंडीशन लगी। अगर मैं यहाँ पे और लगा दूं, सिंपल जो आप पढ़ते हो 0 1 1 0 वाला जो बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ते हो ना, उसमें ही सेम जाता है, दो चीजें सही होंगी और एंड लगाया तभी वो सही होगी, बाकी केसेस में गलत होंगी। और में कोई भी एक सही हो तो चलेगा, इसमें ट्रू आएगा क्योंकि कोई भी एक चीज सही हो तो चलेगा जब तक दोनों फॉल्स ना हो, ठीक है। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स ऐसे चलते हैं। अब ये से हमारे सारे ऑपरेटर्स, तो हमने ऑपरेटर्स का काम खत्म कर लिया है। आ जाओ वापस से हम नोट्स पे जाते हैं, ठीक है। सेम चीजें लिखी हुई हैं, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट, कंपैरिजन, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, और लॉजिकल ऑपरेटर। अब आते हैं कंडीशनल्स में। कंडीशंस क्या होते हैं, आपको मान लो कोई चीज रिपीटेड करानी है तो हम लूप चलाते हैं। कोई चीज चेक करनी है कि अगर ये चीज सही हो, मान लो आप जब साइट बनाते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, मान लो यहाँ पे यूजर नेम है, यहाँ पासवर्ड है, यहाँ पे साइन इन है। अब यूजर नेम पासवर्ड डाला आपने, सो वो डेटाबेस में जाता है और मैच करता है। डेटाबेस में मैच क्या होता है कि अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड मैच हुआ तभी आपको लॉगिन करे, आपके चैट्स दिखाए, वरना तो वापस चैट्स आपको नहीं दिखा सकता, कोई भी तो आपके चैट्स नहीं देख सकता। सो केस क्या है कि इफ अगर यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस वाले से मिला तभी जाके आपका आईडी और पासवर्ड मैच हुआ, तभी जाके आपके चैट्स को दिखाया, वरना तो नहीं दिखाता है ना इंस्टाग्राम आपके चैट्स वगैरह। सो ये सारा कंडीशन प्रोग्रामिंग वे में हम इफ एल्स से लिखते हैं। इफ एल्स हो गया, या इफ एल्स इफ मल्टीपल एल्स हो गया, या टर्नरी ऑपरेशन हो गया, स्विच हो गया। अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं सारा कुछ। सो ये जो कंडीशनिंग है, सोचने वाला लॉजिकल पार्ट है, ये कौन करता है, हमारा प्रोग्रामिंग करता है। जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स कंडीशन करते हैं हम, प्रोग्रामिंग में इफ एल्स कंडीशंस को लगाते हैं हम, कि अगर ये चीज हो तो ये चीज करो, अगर ना हो तो ये चीज करो, अगर ये भी ना हो तो ये चीज करो। मल्टीपल चीजें हैं हम, तो ये सारा चीज हम करते हैं। अब इसके लिए भी मल्टीपल हमारे पास टूल्स बने हुए हैं, कि एक तो सिंपल इफ एल्स हो गया, एक इफ एल्स हो गया जिसमें मल्टीपल एल्स हो, कि अगर ये ना हो तो ये करो, ये ना हो तो ये करो। स्विच केस में क्या होगा, जैसे ये एल्स इफ वाला केस था कि मल्टीपल चीजें होंगी, स्टेप्स होंगे उसमें। ये तो शॉर्टकट है, टर्नरी ऑपरेटर, अभी लिख के देख लेंगे। स्विच स्टेटमेंट क्या हुआ कि वो एक एक पे जाके मैच करेगा कि ये चीज इसके इक्वल है क्या, तो ठीक है ये कर दो, ये चीज इसके इक्वल है क्या, तो ये कर दो। मतलब स्विच केस है कि जिसमें भी वो चीज लाई करेगी कंडीशन, वो चीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे मल्टीपल इफ एल्स के कंडीशन हो गए हैं। अब वापस से अपने कोड पे आते हैं, ये रहा हमारा कोड, ठीक है। सो सिंपली मान लो हमने क्या किया कि ये कोड कॉपी करते हैं, प्रोग्रामिंग इंटरफेस में जाते हैं एक बार और पेस्ट कर देते हैं। सो इसमें एक वेरिएबल है एज इज इक्वल टू 18, और अगर 18 से ऊपर हो तो यू आर एलिजिबल टू वोट है। अगर मेरा एज क्या हुआ, मान लो मैं 50 साल का हुआ, तो भी मैं एलिजिबल हूँ, क्योंकि 18 से ऊपर होगा ना, यहाँ कंडीशन वही लगाई हुई है। पर अगर मैं 5 साल का बच्चा हूँ तो क्या मैं वोट कर सकता हूँ, नहीं, नहीं कर सकता हूँ, तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा। तो इसका तो आउटपुट ही नहीं आया। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एल्स भी लिख सकते हैं। एल्स क्या कर दो, कंसोल, यही कॉपी कर लेते हैं लाइन और लिख देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। सो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब ये चीज रन कराते हैं, तो अब हमारे पास क्या है कंसोल पे, क्योंकि एज मेरा 5 था, बाकी कोई भी होगा तो कर सकता है। यहाँ पे देखो इक्वल टू भी है, तो 18 जो इक्वल होगा वो भी वोट कर सकता है। तो मैं रन करूंगा तो ही इज एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो ये कंडीशन होगा। ऐसे ही मैं लिखूंगा कि अगर मेरा एक मान लो यूजर नेम आया, फ्रंट एंड से मेरा क्या आया, यूजर नेम आया और पासवर्ड आया, तो मैं मैच करूंगा कि पहले तो यहाँ से डीबी से डेटा फेच करूंगा, डीबी से डेटा फेच करूंगा। अब देखो कमेंट्स भी दिखा देता हूँ, डबल स्लैश लगा दोगे तो ये कोड नहीं रन होगा, वरना इसकी वजह से एरर आ जाता कि ये क्या लिखा है तुमने। अब मान लो मेरा ये क्या हुआ, डीबी से एक मैंने डीबी यूजर नेम और डीबी पासवर्ड छोटा लिख रहा हूँ, ऐसे बड़ा बड़ा वेरिएबल्स नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे मैच करूंगा कि जो मेरा यहाँ पे यूएन लिख देते हैं, यूजर नेम और डीबी यूएन और डीबी पीवीडब्ल्यू तो है ही। तो अगर मेरा यूजर नेम जो दिया है उसने वो इक्वल टू है डीबी यूएन से, और
एंड लगाएंगे यहाँ पे, याद रखना ऑपरेटर्स याद होंगे आपको अभी तक, ठीक है। पासवर्ड इज इक्वल टू डीबी पासवर्ड है, तो क्या करो तुम्हें, मान लो मैं अभी के लिए यू आर लॉग इन लिख देता हूँ, तो तुम लॉग इन हो चुके हो, वरना फिर पासवर्ड रॉन्ग लिख दूंगा, ठीक है। रॉन्ग रॉन्ग क्रेड्स रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, ठीक है। सो मतलब मान लो अगर मेरे पास यूजर नेम एक आया और पासवर्ड एक आया फ्रंट एंड से, और डीबी से मैंने फेच किया है, डीबी से फेच करने की क्या होती है, सीक्वल क्वेरीज होती हैं जो हम बैकएंड पढ़ेंगे या डेटाबेस पढ़ेंगे। सो सीक्वल क्वेरीज हो गई या फिर मोंगो डीबी हो गया, तो इन सब में अलग अलग लॉजिक्स लिख के हम पासवर्ड लाएंगे। इस यूजर नेम का तो फिक्स रहेगा, यूजर नेम से पासवर्ड लेके आएंगे। अब यूजर नेम, मान लो अगर आपको ये लॉजिक भी नहीं लगाना है तो ठीक है, मोबाइल नंबर से कर रहा है तो फिर अलग केस हो गया, ईमेल से कर रहा है तो फिर आपको यूजर नेम या फिर जो भी आप आईडी उसके हिसाब से लॉजिक बैठा सकते हो, ठीक है। तो अगर पासवर्ड डीबी पासवर्ड से मिला और यूजर नेम डीबी यूजर नेम से मिला तो लॉग इन कर दो, वरना क्या कर दो, रॉन्ग क्रेडेंशियल्स भेज दो। तो ऐसे हम कंडीशंस लिखते हैं इसमें, ठीक है। ऐसे ही एल्स है मल्टीपल, ये इफ एल्स तो मैंने बता ही दिया ना। अब मल्टीपल इफ एल्स लेते हैं, ठीक है। मान लो ग्रेडिंग सिस्टम है आपके यहाँ पे, और आपके यहाँ पे ग्रेड दिया जा रहा है, तो आपके मार्क्स 75 है, अगर 90 से ऊपर है तो ग्रेड ए, 90 से, अरे 75 से ऊपर है और 90 से कम है तो ग्रेड बी, और 60 और 75 के बीच है तो ग्रेड सी, वरना ग्रेड एफ क्यों दे दोगे यार, डी दे दो, चलो ठीक है। 75 मार्क्स है तो अभी मुझे कितना आना चाहिए, ग्रेड बी आना चाहिए, तो यहाँ पे ग्रेड बी आया। अगर मान लो मेरे 5 नंबर होते तो क्या था, ग्रेड डी आता, क्योंकि मैंने डी के बाद से कुछ लॉजिक ही नहीं लिखा है। अगर 100 नंबर लाता मैं तो क्या आता ग्रेड मेरा, ए। सो मल्टीपल लूप्स एक एक करके जाएगा, इसमें एल्स इफ में जाएगा, फिर इस एल्स इफ में जाएगा, फिर एल्स में चला जाएगा। जब कुछ ना हो तो एल्स चला दो, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर एल्स इफ मतलब इनमें से अगर कोई सेटिस्फाई ना हो तो एल्स तो चलेगा ही चलेगा एट द एंड, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो, फेल भी लिख सकते हो अगर आपका मन करे तो, 60 से नंबर जिसका भी कम है वो फेल कर दो, ठीक है। तो मान लो मेरे 10 नंबर है तो मैं क्या हूँ, फेल हूँ, क्योंकि मेरे 60 से कम है, ठीक है, फेल हो गया मैं। तो ऐसे करके मैं एल्स इफ भी लगा सकता हूँ। अब एक इसी का लिखने का शॉर्टकट है, जैसे इफ एल्स आप लिखवा रहा था ना, मैं वापस से उसी कोड पे आता हूँ, इफ एल्स वाले कोड पे वापस से आते हैं। बहुत सारा चीज मैंने लिख दिया है क्या यार, ठीक है। एज 18 वाला ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। ये एज 18 वाला एग्जाम्पल है। अब टर्नरी ऑपरेटर मेरा क्या कहता है कि अगर मान लो मेरा, ये इसी को कॉपी कर लेते हैं, सेम एग्जाम्पल ही है लगभग, ठीक है। तो लगभग वही चीज है। इफ एल्स में आपको बस ये कोड याद रखना है, अगर 18 से ऊपर हो तो ये करो, वरना ये कर दो। वही चीज लिखने का तरीका है कि अगर एज 18 से ऊपर हो तो एक क्वेश्चन मार्क और एक कॉलन, ये दोनों डिफरेंट, इफ वाला कंडीशन इसमें जाएगा, एल्स वाला कंडीशन कॉलन में जाएगा, कि अगर ये चीज करेक्ट हुई तो ये करो, वरना ये। क्वेश्चन मार्क मतलब ये सही है क्या, सही है तो ये लिख दो, वरना फिर कुछ नहीं है तो डॉट मतलब कुछ नहीं पे जाओ, माइनर पे चले जाओ, और कंसोल लॉग क्या कर दो, इस पे आ जाओ। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो 20 से ऊपर क्या आएगा, एडल्ट आएगा। पर अ, 10 10 भी एडल्ट ही आएगा क्योंकि ये कंडीशन सही होगी, है ना, ठीक है। अब मैं मान लो एक बार 40 कर देता हूँ इसको, 40 करूंगा तो क्या आएगा, माइनर आएगा, क्योंकि एडल्ट और माइनर में अंतर लिखा है हमने, ठीक है। क्लियर है, इतना कोड समझ आया होगा आपको। वही इफ एल्स को ही अलग वे में कर दिया। अब स्विच केस पे आते हैं। स्विच केस क्या करता है, एक एक करके चेक करेगा और लास्ट तक चेक करेगा कि मैंने क्या किया, जो डे वेरिएबल बनाया है वो इसमें आएगा और एक एक वैल्यू से चेक करेगा, केस 1 है या 2 है या 3 है। ये 3 और 4 नंबरिंग नहीं है, ये वैल्यू है। अगर यहाँ पे एबीसी भी रहता तो ये वैल्यू एबीसी से मैच करता, मान लो यहाँ पे एबीसी रहता तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ता, एबीसी, तो एबीसी से मैच होके क्या आ जाता, मंडे आ जाता। अभी प्रोग्राम चलेगा या नहीं आई डोंट नो, क्योंकि ठीक है यहाँ पे मैंने अलग अलग डेटा टाइप्स यूज कर दिए। तो मैं क्या करता हूँ, यही वापस कोड पे आता हूँ, और 3 वाले केस में आएगा वेंसडे, क्योंकि ये क्या किया, डे 3 लिया मैंने वैल्यू, डे में डाला, मैच किया, केस के बाद से वाला जो भी वैल्यू है उसमें मैच होगा। 3 से मैच हुआ, 1 नहीं हुआ, नहीं चला। 2 पे आया, नहीं हुआ, नहीं चला। 3 पे आया, हाँ चल गया। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या करती है, अनदर डे देती है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे 6 दे दिया तो ये डिफॉल्ट डे पे जाएगा, बाकी लास्ट वाले पे चला जाएगा, अनदर डे पे। ऐसे आप 7 दिन के लिए सातों दिन दे सकते हो और फिर चेक कर सकते हो, या लास्ट में लिख सकते हो डिफॉल्ट केस में नॉट अ वैलिड डे, क्योंकि 1 से लेके 7 तक ही दिन होते हैं ना। तो ऐसे करके मैं चेक कर सकता हूँ। दूसरा केस, ये ब्रेक अगर आप नहीं लिखोगे ना, तो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा और यहाँ 1 दे दिया तो उसके बाद से सारी चीजें चल जाएंगी अपने आप, जहां तक उसे ब्रेक नहीं मिला। देखो मंडे और ट्यूसडे यहाँ पे वो ब्रेक हो गया। अगर ये भी ब्रेक नहीं देता ना मैं, तो ये यहाँ पे आके ब्रेक होगा वेडनेसडे पे, ठीक है। यहाँ पे आके ब्रेक हुआ। अगर इससे ब्रेक नहीं दिया मैंने तो ये क्या हुआ, सॉरी यार कोड थोड़ा सा मैंने हिला दिया, ठीक है। इसे ब्रेक को हटाते हैं और रन करते हैं तो ये मेरा सारा केस चल जाएगा।
क्यों? क्योंकि ब्रेक देना मुझे ज़रूरी होता है। अगर यहाँ मैच हुआ, मान लो यहाँ पे मैंने इस जगह पे ब्रेक डाल दिया, ठीक है? और डे 2 दे दिया, तो अभी तो मेरा यहाँ पे मैच नहीं हुआ ना, तो ये केस तो पास हो जाएगा, पर इसके बाद वाले सारे केस चल जाएँगे। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं भी देता ना, तो भी इसके बाद वाले सारे केस चल जाते, क्योंकि पहले पे मैच नहीं हुआ, कोड तो अपने आप हट गया वहाँ से। फिर यहाँ से सारे केसेस चल गए। तो ब्रेक में एक चीज़ है आपको सॉरी स्विच में एक चीज़ है, आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। ब्रेक नहीं लगाओगे तो सारे नीचे के केसेस चल जाएँगे, और इसका यूज़ केस भी है, बहुत जगह हम यूज़ भी कर लेते हैं इसे। सो ये हुआ मेरा स्विच स्टेटमेंट। आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप जाके हमें कमेंट भी कर सकते हो, और हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लेना यार। बहुत सारी चीज़ें हम भेजते रहते हैं टेलीग्राम पे, लाइक नई अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, या फिर कोई नया वीडियो आ रहा है, कोई नई हमारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। तो ये सारी व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम में आती हैं। लिंक्डइन पे फॉलो कर लेना, और यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही रहे हो अगर वीडियो पसंद आ रही हो। और बहुत सारी चीज़ें हम और भी लाने वाले हैं इस चैनल पे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थोड़ा-सा मार्केटिंग भी ज़रूरी है ना। ठीक है, अब लूप्स पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो लूप्स क्या होते हैं? सिंपली देखो, सिंपल भाषा में समझाऊँगा। मान लो एक ही चीज़ को आपको 50 बार लिखना है, तो या तो आप मैनुअली लिख सकते हो, या तो एक लूप चला सकते हो। लूप क्या करता है? एक ही चीज़ को रिपीटेड करता है। लूप मतलब फँसे रहना, काम करते रहना एक ही चीज़। सो लूप क्या करेगा? एक ही चीज़ को चलाएगा। अब उसको चलाने के 3-4 मेथड है मेरे, ठीक है? अब वो मेथड्स क्या-क्या हैं? वापस से अपने हम कोड पे आते हैं। कोड कहाँ गया? ये रहा। सो लूप क्या करता है? एक ही चीज़ को, मान लो मुझे एक काउंटिंग लिखनी है 1 से 100 तक, तो ये क्या करना है मुझे? लूप से कर सकता हूँ। या तो 1 ऐसे लिखूँ, 1 फिर एंटर करके 2 फिर 3 फिर 4 5 6 ऐसे लिखूँ, ठीक है? सिंपल, ये तो एक चीज़ हुआ। दूसरा, मैं मान लो मेरे को 50 तक काउंटिंग लिखनी है, तो मैं सिंपल सा एक लूप लिखूँगा, और वो मेरे को 1 से लेके 50 तक काउंट दे देगा, ठीक है? इसमें क्या होता है? सबसे पहले एक वेरिएबल i होता है। i मतलब इनिशियल वैल्यू, ये i एबीसी कुछ भी लिख सकते हो, ये बस i एक वेरिएबल है, कुछ भी लिख सकते हो वैल्यू। यहाँ पे इनिशियलाइज़ेशन होता है, पहले सेमीकोलन से पहले, दूसरे पे कंडीशनिंग होती है, और तीसरे पे हमारा जो वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है, जो हमारा लॉजिक होता है, वो रहता है। अब आप एक काम ये भी कर सकते हो कि i प्लस प्लस हटा के यहाँ पे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हर बार लूप में आ रहे हो एक बार, और एक बार वैल्यू बढ़ ही रही है, सेम आउटपुट आएगा, ठीक है? सेम आउटपुट आया, बट ये है कि i की वैल्यू नहीं आई, क्योंकि एक बार हमारा i की वैल्यू यहाँ से 1 आया, फिर अभी i प्रिंट नहीं हुआ था, i प्लस पहले ही हो गया, ठीक है? तो इसको एक काम कर सकते हैं, i प्लस प्लस को नीचे लिख देंगे, तो इससे क्या होगा? 1 भी प्रिंट होगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है? सो थर्ड बॉक्स हमारा खाली भी छूट सकता है, ये भी खाली छूट सकता है, ये भी खाली छूट सकता है। सारा चीज़ आप अंदर ही कर सकते हो, बट ठीक है, छोटा लिखने के लिए क्या ही 3 लाइन लगाओगे, एक ही में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम? इनिशियलाइज़ेशन करते हैं सबसे पहले। आप ये इनिशियलाइज़ेशन ऊपर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को। यहाँ पे कर लो, ठीक है? अब रन कर दो, सेम आउटपुट आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, सेम चीज़ चल रही है ना सब कुछ। सो पहला ब्लॉक इनिशियलाइज़ेशन के लिए होता है, दूसरा कंडीशनिंग के लिए होता है, और तीसरा इसके लिए। अब इसको भी चाहो तो आप हटा सकते हो, जाते हैं। मतलब ये है कि एक सेमीकोलन के पहले हम इनिशियलाइज़ेशन करते हैं फॉर लूप में। दूसरे कंडीशन जहाँ तक चलना है लूप को, i इज़ इक्वल टू 1 है, चला, प्रिंट हुआ, सारा काम हुआ अंदर का। फिर i इज़ इक्वल टू 2 हो गया। एक बार अपने इनिशियल कोड पे ही देखते हैं ये चीज़, ठीक है? i इज़ इक्वल टू 1 है, ठीक है? पहले, फिर लूप अंदर गया, ठीक है? एक बार चेक हुआ, i इज़ लेस देन 5 है ना? हाँ, लेस देन 5 है, चलो अभी 1 है i की वैल्यू। फिर ये लूप चला, फिर i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई, i प्लस प्लस, मतलब अब 2 हो गया, तो अब i की वैल्यू 2 हो गई। फिर अब चेक हुआ, i की वैल्यू 2 से कम है ना, मतलब 5 से कम है ना, सॉरी। फिर यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हुई, फिर i की वैल्यू 3 हो गई, ऐसे करते करते 4 हुई, जब 5 हुई तो भी चला, जब 6 हुई तो यहाँ पे लूप कहा नहीं, अभी ये वैल्यू कंडीशन फॉल्स है, तो क्या करो? हमारा लूप खत्म करो, और 5 तक ही प्रिंट करके रहने दो। सो ये लूप का काम हुआ। व्हाइल लूप क्या करता है? अगर मान लो आपको पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक इनिशियल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू क्या है, तो हम व्हाइल लूप चलाते हैं। मतलब समझ रहे हो? कंडीशन हमें वही फॉर लूप को लिखने का दूसरा तरीका है, बट हम कभी-कभी इसे यूज़ कर लेते हैं केवल अंदर एक ब्लॉक लिखने के लिए, कि अंडरस्टैंडिंग ईज़ी हो जाए। ठीक है? सो सेम वे में लेट i इज़ इक्वल टू 1 किया मैंने, ठीक है? व्हाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू 5 ये करो, और i की वैल्यू बढ़ाते भी जाओ। ठीक है? अगर ये वैल्यू नहीं लिखे, तो फिर इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। ठीक है? ये देखो इनफाइनाइट लूप चलेगा। वैल्यू कुछ आई क्या? हमारी आउटपुट देखो आती रही अंदर, एकदम लास्ट तक चली गई। ठीक है? तो एक कंडीशन लिखना पड़ेगा हमें, तभी तो ये i की वैल्यू हर बार चेक होगी। i की वैल्यू एक बार इनिशियलाइज़ हो गई, चेक हुई, i प्लस प्लस हुआ, यहाँ पे चेक हुई, 2 की वैल्यू 5 से कम है, 3 की वैल्यू 5 से कम है, 4 की वैल्यू 5 से कम है। जब तक 6 नहीं हुआ, तब तक ये लूप चला, 5 बार ये प्रिंट स्टेटमेंट चला, i की वैल्यू प्रिंट हुई उसके साथ, और फिर साथ-साथ हमारा ब्रेक हो गया, क्योंकि अब व्हाइल में कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया। आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर मैंने ट्रू लिख दिया ना, तो ये इनफाइनाइट लूप चलेगा, क्योंकि उसके अंदर कंडीशन हर बार
ट्रू ही ट्रू पास हो रही है, देखो ट्रू इनफाइनाइट लूप चला और लास्ट तक वैल्यू प्रिंट हुई, अभी और आगे प्रिंट होती है अगर हमारा कंपाइलर इसको परमिट करता है। ठीक है, मतलब जब तक अंडर कंडीशन ट्रू रहेगा ये चीज चलती रहेगी, ये चीज व्हाइल लूप का एडवांटेज था, अंडर की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। डू व्हाइल क्या करता है, एक बार तो लूप चला ही देगा, ठीक है, कुछ भी हो कंडीशन, एक बार तो लूप चलेगी ही चलेगी, कुछ भी कर लो तुम, रोक नहीं सकते हो। मतलब एक बार कंसोल कर ही दो आई, फिर आई प्लस प्लस करके चेक करते रहना। अगर आई की वैल्यू मैंने मान लो यहाँ पे 100 लिख दी, तो अभी देखो ये चीज फॉल्स हो रही है, यहाँ पे 100 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार 100 चली गया। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने 5 लिखा था तो क्या हो रहा था, 5 तक वैल्यू प्रिंट हो रही थी 1 को इंक्लूड करते हुए, एक भी इंक्लूड हुआ था, और इक्वल टू 5 है ना, सॉरी यहाँ पे 3 डाल देते हैं। ठीक है, सो अब डू वाइल लूप अपना काम करेगा, 3 4 5 प्रिंट कर देगा। ठीक है, 3 फिर 4 हुई, फिर 5 हुई, और 5 की इक्वल आती, एक लाइन चल गई। 5 लिखा था तो केवल एक ही बार हुआ था, वही चीज हुआ था जो अभी हो रहा है। ठीक है, डू वाइल आपको समझ आ गया। फॉर लूप्स में चलो ठीक है, एक बार जो हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ये ऑब्जेक्ट्स मैंने यार पढ़ाया नहीं है अभी, चलो जब मैं ये पढ़ा दूंगा ना, जब हम मॉन्स्टैक पढ़ेंगे तब ये चीजों का काम आता है। जैसे मैंने एक एरे बना लिया जिसमें मल्टीपल नेम्स हैं, और फिर उसको मैं फॉर लेट फ्रूट्स ऑफ फ्रूट ऐसे करके इंग्लिश सेंटेंस में लिख के और इसे प्रिंट करवा सकता हूँ, एप्पल बनाना और चेरी प्रिंट हो जाएगा। तो ये सारे कंडीशंस तब आएंगे जब आप वेबसाइट बनाओगे। तो ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी के लिए कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं आपके। क्या एक्सरसाइजेज हैं आपको, कि सारे इवन नंबर्स 1 से 20 लिखने हैं, सिंपल सा फॉर लूप चलाना है 1 से लेके 20 तक, और एक कंडीशन लगानी है कि इफ n इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब ये क्या है, इवन नंबर हो, मतलब इसको जब 2 से डिवाइड करते हैं इवन नंबर को तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है, मतलब वो इवन हुआ तो प्रिंट करा दो, वरना मत कराओ कुछ भी। तो ये फॉर लूप हो गया। फैक्टोरियल आपको निकालना समझ आता होगा, फैक्टोरियल क्या होता है, मतलब फैक्टोरियल 5 क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, मतलब लास्ट तक जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 1 तक, और वो चीज आएगी। और इसमें बहुत बड़ा वैल्यू मत रख देना, वरना कंपाइलर तुम्हारा हैवी टास्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे मल्टीपल हमारे पास ये देखो, वो जो स्विच स्टेटमेंट में बता रहा था ना, वो यहाँ पे लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। सो मैं क्या करता हूँ, इसे दिखा देता हूँ एक बार को आपको, स्विच स्टेटमेंट का ये वाला चीज। सो वीकडे 5 है, तो आज कौन सा दिन होना चाहिए, आइडियली थर्सडे होना चाहिए। 50वें दिन पे कौन सा होना चाहिए, 50 तो दिन नहीं होते, 7 ही दिन होते हैं ना। सो इनवैलिड डेट, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो ये आज मंडे है, या जो भी हमने संडे लिखा है ना 1 पे, तो संडे आज। तो आप ऐसे लॉजिक लिख सकते हो, इनवैलिड डेट में डिफॉल्ट केस पे यहाँ पे चला जाएगा। सो आई होप इतना समझ में आया आपको, 3 चीजें समझ में आई। और अभी कुछ और बचा है क्या, आपको प्रैक्टिस एग्जांपल्स मैंने दे ही दिए हैं यार, कम्युनिटी को फॉलो कर लेना। ठीक है, उसमें बहुत सी चीजें आएंगी नई नई आपको, वहाँ पे यहाँ पे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हो। और thesevansvasu.com पे जाना, वेबसाइट पे नीचे तुम्हें सारे वीडियोस के लिंक वगैरह भी मिलती रहेंगी, अपडेट्स आएंगे, शीट के लिंक सारे यहीं पे मिल जाएंगे आपको। होम पेज पे ही आपको एक बटन दिखेगा, अनलॉक फ्री कोर्सेज, वहां पे जाके आप शीट की पूरी लिंक्स वगैरह ले सकते हो, ये सारे शीट की लिंक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आगे हम क्या करने वाले हैं एलिवेट सीरीज में, जिसमें हम फंक्शन, स्कोप और होस्टिंग देखने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।